हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं रेवरेंड इंसैनिटी का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है। तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज की चैप्टर नंबर 456 से 460 तक। जी ट्राइब के लीडर झिझक रहे थे। वो कोई डरपोक आदमी नहीं थे जो मौत से डर जाए, क्योंकि अब उनकी उम्र ऐसी थी जहां उनकी कल्टिवेशन रुक चुकी थी और अब वो जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं करते थे। उनकी झिझक बस इस बात को लेकर थी कि क्या उन्हें ये तरीका अपनाना चाहिए या नहीं। जी ट्राइब का युग अब खत्म हो चुका था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो पूरी तरह नष्ट हो गए थे। अगर आम लोग मर भी जाएं तो उन्हें फिर से पकड़कर या किसी और को लाकर भरा जा सकता था। एक जू मास्टर की नज़र में आम लोग तो बस नंबर होते हैं। जब तक गू मास्टर्स और एल्डर्स सही सलामत हैं, तब तक ट्राइब की नींव बनी रहती है। अगर वो अभी पीछे हट जाते, बाकी सब छोड़ देते, तो जी ट्राइब के हायर अप्स ही बचते, जिन्हें फिर मैन ट्राइब के पास जाकर शरण लेनी पड़ती। लेकिन मैन ट्राइब तो खुद जी ट्राइब को निगलने की सोच में था। ये नाइट वुल्फ ग्रुप का हमला भी शायद उसी चाल का हिस्सा था। लेकिन अगर वो फैंग युआन का तरीका अपनाते तो जोखिम बहुत बड़ा था। अगर वो असफल हुए तो जी ट्राइब के हायर अप्स खत्म हो जाते और बाकी आम लोग बस भेड़ों की तरह काटे जाने का इंतजार करते। फादर और यहाँ जितने भी अंकल हैं, मुझे लगता है कि अंकल चैंग सही कह रहे हैं। यही एक रास्ता है जिससे हम अपने ट्राइब को बचा सकते हैं, जी ग्वांग ने कहा। सामने बैठे झिझकते हुए बुजुर्गों को देखकर उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। वो अभी यंग था, उसके खून में जोश था, लेकिन इस निर्णायक पल में उसने सबकी असली शक्ल देखी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जी ट्राइब इतना कमजोर साबित होगा। फैंग युआन मन ही मन हंस रहा था। जब उसने पहली बार सुना कि वुल्व्स हमला कर रहे हैं तो वो हैरान तो हुआ, लेकिन उसके बाद उसे बेहद खुशी महसूस हुई। अगर वो यहाँ इस मिरियड बीस्ट किंग को वश में कर लेता तो उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ जाती, शायद दुगनी हो जाती। ये एक ऐसा मौका था जो दोबारा नहीं मिलता और वो इसे पकड़ना चाहता था। लेकिन इस स्थिति में उस मिरियड वुल्फ किंग को वश में करने के लिए उसे जी ट्राइब की मदद की जरूरत थी। सामने की पंक्ति में लड़ने में खतरा जरूर था, लेकिन फैंग युआन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो रैंक 4 गू मास्टर था जिसके पास रैंक 3 ईगल विंग्स गू था। अगर हालात बिगड़ते तो वो उड़कर आसानी से बच निकल सकता था। उसे अफसोस था कि जी ट्राइब यूं ही ढह जाए, क्योंकि अगर उसे उनका इस्तेमाल करना ही था तो क्यों ना उन्हें पूरी तरह उपयोग में लाया जाए। सब लोग, फैंग युआन जोर से चिल्लाया और सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी गूंजी। तुम सब किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्यों झिझक रहे हो? क्या सारे जी ट्राइब्समैन डरपोक हैं? मौत से डरते हो? सुनो, वो आवाजें सुन रहे हो? वो हमारे ही जी ट्राइब्समैन की चीखें हैं, जिन्हें ये घटिया नाइट वुल्व्स मार रहे हैं। वो हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारी पत्नियों और बच्चों को काट रहे हैं। अगर आज रात जी ट्राइब खत्म हो गया तो हम सब बेघर हो जाएंगे। क्या तुम सब अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को मरते हुए देख सकते हो? मैं नहीं देख सकता। भले ही मैं चांगशान यिन एक आउटसाइडर हूं, लेकिन यहां कुछ दिन रहकर मैंने तुम सबकी गर्मजोशी महसूस की है। मैंने वो प्रेम महसूस किया जो जी ट्राइब्समैन एक दूसरे के लिए रखते हैं। अपने दोस्तों के लिए, इस दुनिया की जस्टिस के लिए मैं आगे बढ़ूंगा और सभी के लिए जीवित रहने का एक मौका हासिल करूंगा। जी ट्राइब के मर्दों, क्या तुम्हारे सेबर्स अभी भी हैं? तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हें देख रहे हैं। क्या तुम्हारी रगों में कायरता और कमजोरी बह रही है? फैंग युआन की आवाज में वो राइचस टोन था, उसका ऑरा सबको दबा रहा था। उसकी आवाज इतनी प्रबल थी कि बाहर किंग टेंट के पास खड़े ग्यू मास्टर्स भी सुनने लगे। एल्डर्स ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। आखिर एक हीरो कौन होता है? मुश्किलों को पलट देना और हालात पर जीत पा लेना, ये तो बस एक हीरो की ताकत होती है। पर असली हीरो वो होता है जो मौत के सामने भी कदम आगे रखता है, मुश्किलों को सामने से झेलता है और दूसरों में भरोसा और साहस भर देता है। यही असली हीरो का रूप होता है। जी ग्वांग ने फैंग युआन की बातें सुनी और उसका शरीर कांप उठा। उस पल फैंग युआन की छवि उसके दिल में गहरी उतर गई। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसकी पुतलियां लाल हो गईं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, एक गर्म लहर उसके भीतर दौड़ गई। एक तेज आवाज के साथ जी ग्वांग ने अपना सेब्र गू एक्टिवेट किया, दाहिने हाथ में उठाकर आसमान की ओर लहराया। फिर वो चिल्लाया, नहीं, जी ट्राइब के वॉरियर्स अब भी मौजूद हैं। हमारे सेबर्स अब भी मौजूद हैं। हमारे एंसेस्टर्स हमें देख रहे हैं। ओ वुल्फ किंग, चाहे और लोग मौत से डरते हों, पर मैं जी ग्वांग तेरे साथ नर्क की गहराइयों तक जाने को तैयार हूं। उसकी ये बात सुनते ही कुछ गरम मिजाज एल्डर्स शर्म से चिल्ला उठे। तो क्या हुआ? सबसे बुरा तो मौत है, उसमें डर कैसा? उन हरामखोर नाइट वुल्व्स को मैं खुद काट डालूंगा। वुल्फ किंग, यंग ट्राइब लीडर, मुझे भी अपने साथ गिन लो,
मैं GD वैनगार्ड ट्रूप का हिस्सा बनूंगा? इन लोगों ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि अपने आसपास वालों की ओर तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। उनकी ये बातें सुनकर और भी लोग जोश में आ गए, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स के लोग वैसे भी बहुत साहसी होते हैं। मारो, अपने खून से साबित करो कि जी ट्राइब्समैन कायर नहीं है। मौत तक लड़ो, मौत तक लड़ो। मुझे भी गिनो, मैं भी लड़ूंगा। पूरे टेंट का माहौल जोश और गर्जना से भर गया। यहां तक कि वो एल्डर्स जो पहले लड़ना नहीं चाहते थे, वो भी चिल्लाने लगे कि वो लड़ेंगे। कोई भी अपने ऊपर कायर कहलाने का धब्बा नहीं लेना चाहता था। नॉर्दर्न प्लेन्स में अगर किसी पर ऐसा नाम लग जाए तो लोग उसे जिंदगी भर तुच्छ समझते हैं। हालात अब उस हेजिटेंट जी ट्राइब लीडर के बस से बाहर जा चुके थे। वो बूढ़ा था, अब जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसके मन में पहले से ही पीछे हटने का विचार था, क्योंकि जब तक हायर अप गू मास्टर्स जिंदा रहते तब तक जी ट्राइब की नींव बनी रहती और वो फिर से सब कुछ शुरू कर सकते थे। अगर वो आगे बढ़ते तो खतरे बहुत बड़े थे। रात की अंधेरी में न जाने कितने नाइट वुल्व्स छिपे हुए थे। उसके अलावा मैन ट्राइब भी कुछ साजिश कर रही हो सकती थी, और ये भी मुमकिन था कि चांगशान यिन उस मिरियड वुल्फ किंग को काबू में न कर पाए। और अगर सबने मिलकर हमला कर भी दिया तो क्या गारंटी थी कि वो वुल्फ किंग सामने से लड़ने की जगह भाग नहीं जाएगा? तब क्या होता? फैंग युआन की योजना में बहुत सी कमियां थीं, वो भरोसे लायक नहीं थीं। अब तो मुश्किल हो गई। पुराने जी ट्राइब लीडर ने आसपास के एल्डर्स की लाल आंखें देखीं और समझ गए कि अब उनका हिचकिचाना बेकार है। अब उनके पास लड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मौत तक लड़ाई, मौत तक लड़ाई। जी ट्राइब के लिए, कल के लिए। जिंदगी और मौत की लड़ाई, यही दिखाएगी हमारी वीरता और हिम्मत। मुख्य तंबू के बाहर नारे और जोश की आवाजें गूंज उठीं। सबका हौसला बढ़ गया, अब वो एकजुट हो चुके थे। फांग युआन के कुछ शब्दों ने ही हालात को उसकी मर्जी के मुताबिक मोड़ दिया। सबका दिल अब एक साथ धड़क रहा था। पुराने जी ट्राइब लीडर के पास अब मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने फांग युआन को गहराई से झुककर प्रणाम किया। वुल्फ किंग, तुम सच्चे वीर हो। अब जी ट्राइब का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। हम तुम्हारे वुल्फ ग्रुप के साथ चलेंगे और उस मिरियाड वुल्फ किंग को गिरा देंगे। सबने आदेश स्वीकार किए। फैंग युआन की आंखों में चमक आई। जी ट्राइब लीडर का असली इरादा था कि वो वुल्फ ग्रुप को कुर्बान करके अपने गू मास्टर्स को बचा ले। लेकिन थोड़ी सी कुर्बानी कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर उसे मिरियड वुल्फ किंग मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ा लाभ होता। सब लोग मेरे साथ चलो, फैंग युआन ने जोर से पुकारा और गू मास्टर्स को लेकर मुख्य तंबू से बाहर निकल गया। सैकड़ों वुल्फ किंग्स और हजारों वुल्फ किंग्स भी इकट्ठा हो गए। ब्रदर चैंग, यहां सिर्फ इतने ही वुल्व्स क्यों हैं? बाकी वुल्फ किंग्स कहाँ हैं? तुम्हारी वुल्फ आर्मी कहाँ है? पुराने जी ट्राइब लीडर ने पूछा। उनका मन डूब गया। फैंग युआन ने मन ही मन ठंडी सांस ली। उसे इन जी ट्राइब्समैन की रक्षा के लिए अपने वुल्फ किंग्स क्यों कुर्बान करने चाहिए? इस दुनिया में हर जीव समान है, कोई किसी से ऊंचा या कीमती नहीं। वुल्व्स हों या इंसान, अगर नजरिए को हटाकर देखा जाए तो दोनों ही समान जीवन है। तो फिर क्यों वुल्व्स अपनी जान इंसानों के लिए दें? क्या इंसान उनसे ज्यादा ऊंचे हैं? नहीं। कौन ऊंचा या नीचा है, ये बस एक वर्ग प्रणाली है, और वो भी ताकत के आधार पर। चाहे अर्थ पर हो या इस दुनिया में, सबसे बड़ा नियम है माइनस कमजोर की समाप्ति। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, छोटी मछली झींगों को। जिसे लोग ऊंचाई कहते हैं वो बस ताकत की नींव पर खड़ी होती है। बिना ताकत के सबसे पवित्र और सुंदर औरत भी बस एक बेशर्म औरत कहलाती है। पहले फैंग युआन को जी ट्राइब की जरूरत थी, क्योंकि उसके पास वुल्व्स कम थे। अकेले यात्रा करना खतरनाक था और मुश्किल भी। लेकिन अब उसके पास मिरियाड वुल्फ ग्रुप था। अब जी ट्राइब की अहमियत बहुत घट गई है। वुल्व्स उसकी बात मानते थे। वो उनके जीवन और मृत्यु पर हुक्म चला सकता था। पर क्या जी ट्राइब्समैन ऐसा करने देते? किसी बाहरी के लिए मैं अपने सबसे वफादार और करीबी साथियों को कुर्बान कर दूं? क्या मैं तुम्हारे उन मूर्ख योद्धाओं जैसा बेवकूफ हूं? फांग युआन के दिल में तिरस्कार था, मगर चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। उसने कहा, चिंता मत करो ब्रदर जी, हालात इस समय बहुत उलझे हुए हैं। हमारा रांच तबाह हो गया है और वुल्व्स बिखर गए हैं। मैंने वुल्फ किंग्स को इकट्ठा होने का आदेश दिया है। जल्द ही एक रीइंफोर्समेंट वुल्फ ट्रूप आ जाएगी। पुराने जी ट्राइब लीडर ने फांग युआन की ओर गहरी नज़र से देखा। कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन फांग युआन ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। उसने पुकारा, सब लोग, जी ट्राइब का भविष्य इसी पल पर टिका है, मेरे साथ चलो। इतना कहकर उसने अपने नीचे बैठे हम्प वुल्फ को पैर से इशारा किया और तेजी से आगे बढ़ गया। मारो, इन शापित वुल्व्स को खत्म करो। जी ट्राइब के लिए, कल के लिए।
हर कोई जोश में चिल्ला रहा था और यंग जी ट्राइब लीडर फांग युआन के पीछे पीछे चल पड़ा। पुराने जी ट्राइब लीडर गुस्से से भर उठे। उन्होंने अपने बेटे को पीछे खींच लिया और उसके कान में चिल्लाए, याद रखना, तुम जी ट्राइब के यंग ट्राइब लीडर हो। इसके बाद बाप बेटा फॉर्मेशन के बीचों बीच रहकर नाइट वुल्व्स की ओर बढ़ गए। 2 रैंक 4, 17 रैंक 3 और ढेरों रैंक 2 एलीट्स, ये एक बड़ी ताकत थी, जैसे एक तलवार जो बैटलफील्ड को चीरती चली जा रही हो। उनका उत्साह इतना भारी था कि कोई भी वुल्फ उनके सामने टिक नहीं पाया। वो जल्दी ही कैंप से बाहर निकल गए और सीधे मिरियड वुल्फ किंग की ओर बढ़ने लगे। कैंप से बाहर आते ही सब पर दबाव बढ़ गया। खासकर वे गू मास्टर्स जो किनारों पर थे, उन्हें चारों ओर बस नाइट वुल्व्स ही दिख रहे थे। विंड ब्लेड्स, वाटर ड्रैगन्स, स्टोन फिस्ट्स, गोल्डन कोन्स, हर तरह के हमले सस्ते पटाखों की तरह आसमान में चमक उठे। वुल्व्स बिना रक्षा के मारे गए और बहुत से गिर पड़े। सब लड़ रहे थे, जान लगाकर अपना रास्ता बनाते हुए। मिरियाड वुल्फ किंग ने जोरदार हुंकार भरी। 12,000 वुल्फ किंग्स और दर्जनों हजार वुल्फ किंग्स चारों दिशाओं से आकर फैंग युआन और उसके दल पर टूट पड़े। मिरियाड वुल्फ किंग ने फैंग युआन के इरादे समझ लिए थे। वो बराबरी की टक्कर देने के लिए अपने एलीट्स को मैदान में भेज रहा था। फैंग युआन चुपके से सबसे भीतर वाले घेरे में चला गया और जोर से चिल्लाया, चार्ज! तेजी से बढ़ो। अगर हम जल्दी नहीं बढ़े तो सब मारे जाएंगे। अगर हमने मिरियड वुल्फ किंग को गुलाम बना लिया तो हालात पलट जाएंगे। थोड़ी ही देर में सैकड़ों 100 वुल्फ किंग्स और हजारों 1000 वुल्फ किंग्स लड़ाई में कूद पड़े। दल की रफ्तार और धीमी हो गई और कई रैंक 2 एलीट्स बलिदान हो गए। अरे नहीं, मेरा प्राइमीवल एसेंस खत्म हो रहा है। अब तो बस सेल्फ डेटोनेट गू ही बचा है कबीले के लिए। एक ट्राइब एल्डर चिल्लाया और फॉर्मेशन से बाहर निकलकर वुल्फ्स के बीच घुस गया। वुल्फ किंग ने मुंह खोला और उसे काटने को झपटा। वो एल्डर हल्की मुस्कान के साथ फटा और उस 1000 वुल्फ किंग को मौके पर ही उड़ा दिया। ये इस बैटल में मारे जाने वाला पहला ट्राइब एल्डर था। पुराने ट्राइब लीडर ने ये देखा तो उनका दिल लहूलुहान हो गया। ये एल्डर्स जी ट्राइब की नींव थे, उनका सहारा। उनकी मौत देखकर पुराने ट्राइब लीडर को ऐसा लगा जैसे मुख्य तंबू अब ढहने ही वाला है। बूढ़ा ट्राइब लीडर अब फांग युआन से और ज्यादा नाराज होता जा रहा था। वो चिल्लाया, वुल्फ किंग, तेरे वादे के रीइंफोर्समेंट्स कहाँ हैं? ब्रदर जी, परेशान मत हो, वो जल्दी ही पहुंच जाएंगे। सब लोग मेरे साथ चलो एल्डर की मौत का बदला लेने। फैंग युआन गर्जा और सबसे आगे बढ़ते हुए फ्रंटलाइन की ओर भागा। प्रोटेक्ट लॉर्ड चांग शान यिन, जी ग्वांग ने तुरंत चिल्लाया। लॉर्ड वुल्फ किंग हमारे जीत की चाबी हैं, कृपया प्रोटेक्शन जोन के अंदर रहिए। मारो, इन बीस्ट्स को खत्म कर दो। सारे सैनिकों की आंखें लाल हो चुकी थीं, मौत का डर जैसे मिट गया था। वे पागलों की तरह लड़ने लगे, मानो अगर मरेंगे भी तो इन वुल्फ्स को अपने साथ ले जाएंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स के लोगों की जंगली फितरत साफ झलक रही थी। जे ग्वांग जो आगे की ओर बढ़ रहा था, उसे बूढ़े ट्राइब लीडर ने पीछे खींच लिया। मेरे पीछे रहो। जी ग्वांग ने चिल्लाते हुए कुछ देर तक लड़ाई की और फिर से आगे बढ़ने लगा। ट्राइब लीडर ने गुस्से में उसे फिर पकड़ा और हाथ उठाकर कहा, मेरे पीछे रहो, मत भूलो तुम हमारे जी ट्राइब के यंग ट्राइब लीडर हो। ये बूढ़ा आदमी फैंग युआन अंदर ही अंदर हंसा। पूरे दल में सिर्फ वही और बूढ़ा ट्राइब लीडर ही थे जो अब तक ठंडे दिमाग से सोच रहे थे। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इन कमीने वुल्व्स को रोकता हूं, बैटल हॉल एल्डर ने जोर से कहा। अचानक उसका शरीर फूलने लगा और वो एक विशाल रॉकमैन बन गया। वो रैंक 3 पीक स्टेज का गू मास्टर था, लेकिन अब उसकी कल्टिवेशन अचानक बढ़कर रैंक 4 स्टेज जैसी हो गई थी। बैटल हॉल एल्डर, जी ट्राइब लीडर का दिल जैसे फट गया। बैटल हॉल एल्डर जी ट्राइब का दूसरा सबसे ताकतवर एक्सपर्ट था और अब वो अपनी जान कुर्बान कर रहा था। जब लॉर्ड बैटल हॉल एल्डर ने इस गू का इस्तेमाल किया, उसी पल उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। सबके दिलों में गहरी उदासी छा गई। बैटल हॉल एल्डर की कुर्बानी बेकार मत जाने दो, हम जरूर हालात पलट देंगे। फैंग युआन ने जोर से चिल्लाया, आओ तुम बीस्ट्स, इस बूढ़े को तुम्हारा साथ देने दो। हा हा हा। बैटल हॉल एल्डर जोर से हंसते हुए अकेले ही 100 से भी ज्यादा वुल्फ किंग्स और हजारों वुल्फ किंग्स को रोकने लगा। उसकी मदद से दल आखिरकार मिरियड वुल्फ किंग तक पहुंच गया। मारो। अब तो हालात कुछ और ही थे। जी ट्राइब लीडर बिना कुछ कहे आगे कूद पड़ा। बाकी सबने भी पीछे से अपने जबरदस्त किलर मूव्स छोड़े। नाइट वुल्फ किंग ने मुंह से एसिड जैसा लिक्विड और जहरीली सुइयां निकालीं। उसके पूरे शरीर पर सुनहरी रोशनी की परत थी और वो बेहद भयानक लग रहा था। ये गोल्डन बेल शील्ड ग्यू है, पहले इसे तोड़ना होगा, तभी मैं वुल्फ एंस्लेवमेंट ग्यू का इस्तेमाल कर पाऊंगा, फैंग युआन ने चिल्लाकर कहा। भौं भौं की आवाजों से बैटलफील्ड गूंज उठा। वुल्व्स का झुंड दल को चारों ओर से घेरने लगा। गू मास्टर्स के अलावा बहुत सारे नाइट वुल्व्स भी नाइट वुल्फ किंग के पास थे।
गू मास्टर्स को नाइट वुल्फ किंग के साथ साथ इन सामान्य वुल्फ से भी निपटना पड़ रहा था। एक के बाद एक गू मास्टर्स मरते जा रहे थे, उनके खून और बलिदान से मानो एक दुख भरा बैटल सॉन्ग बन रहा था। नाइट वुल्फ किंग की गति बहुत तेज थी, चीते से भी तेज। उसके शरीर पर बाल नहीं थे, बल्कि उसकी काली चमड़ी लोहे जैसी सख्त थी, जो जबरदस्त डिफेंस देती थी। वो इधर उधर बिजली की तरह भागता, और हर बार जब उसके नुकीले पंजे गिरते, कोई न कोई गू मास्टर टुकड़े टुकड़े हो जाता। उसकी लंबी पूंछ जब घूमती तो आसपास का पूरा बैटलफील्ड साफ हो जाता। गू मास्टर्स लगातार मर रहे थे, लेकिन उसी के साथ नाइट वुल्फ किंग के शरीर पर भी चोटें बढ़ती जा रही थीं। फिर भी गोल्डन बेल शील्ड जीयू अब तक नहीं टूटा था। अभी हमला ज्यादा देर तक चला भी नहीं था कि पीछे से एक और बड़ा झुंड वुल्फ किंग्स का आ पहुंचा। बैटल हॉल एल्डर अब मर चुका था, और अब वो वुल्फ किंग्स को रोकने वाला कोई नहीं था। वुल्फ किंग, तेरे रीइंफोर्समेंट्स कहाँ हैं? जी ट्राइब लीडर चिल्लाया। उसके दिल में चिंता भर गई। बस थोड़ा और इंतजार करो, फैंग युआन ने जवाब दिया और आदेश दिया। जे ग्वांग, अपने दल को लेकर इन वुल्फ किंग्स को रोक लो। समझ गया अंकल चैंग, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं इन्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। जो मेरे साथ चलना चाहता है, मेरे पीछे आओ। जी ग्वांग ने चिल्लाते हुए पलटकर उन वुल्फ किंग्स की ओर धावा बोल दिया। जी ट्राइब लीडर का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। फैंग युआन ने फिर से जोर से कहा, ब्रदर जी, होश में रहो। हमें गोल्डन बेल शील्ड जीयू को तोड़ना होगा। जैसे ही मैं वुल्फ किंग को कंट्रोल कर लूंगा, सिर्फ हम ही नहीं, पूरा जी ट्राइब बच जाएगा। चैंग शानयिन, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। बूढ़े ट्राइब लीडर ने मन ही मन कसम खाई। वो सबके सामने जी ग्वांग को वापस बुलाने की हिम्मत नहीं कर सका, वरना ये साफ पक्षपात दिखता। इसलिए उसने पागलों की तरह नाइट वुल्फ किंग पर हमला शुरू कर दिया। ट्राइब लीडर की जय। एल्डर्स ने देखा कि ट्राइब लीडर खुद मोर्चे पर डटा है तो सबका हौसला बढ़ गया। यह बूढ़ा आदमी वाकई गजब की बैटल स्ट्रेंथ रखता है, इसे देखकर तो मैं भी हैरान हूं, फैंग युआन ने मन ही मन सोचा। जो लोग ऊंचे पद पर होते हैं उनके अंदर कुछ न कुछ जरूर खास होता है। जी ट्राइब का नेतृत्व इतने सालों तक करने वाला ये बूढ़ा नेता न सिर्फ समझदार था, बल्कि बेहद चालाक और काबिल भी। वुल्फ किंग को उसने बुरी तरह पीटा, लेकिन तभी वो मुंह खोलकर नीले रंग की डरावनी गोस्ट फायर की लपटें छोड़ने लगा। गोस्ट फायर गू दरअसल रैंक 2 सोल पाथ गू था, और अगर आगे रिफाइन किया जाए तो रैंक 3 गोस्ट फ्लेम गू बनता। लेकिन जो लपटें अब छोड़ी जा रही थीं वो रैंक 4 गोस्ट ब्लेज ज्यू से निकल रही थीं, जो नाइट वुल्फ किंग के अंदर मौजूद था। गोस्ट फायर तेजी से उभरा, उसकी हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक ने सारे ग्यू मास्टर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और जो कड़ा घेरा बना हुआ था वो भी ढीला पड़ गया। नाइट वुल्फ किंग को इस तरह थोड़ी राहत मिली। उसने गहरी सांस ली और तुरंत पीछे हटने की तैयारी करने लगा। सोच भी मत, जी ट्राइब लीडर जोर से चिल्लाया, और अचानक जोर से सांस खींची। पूरा गोस्ट फायर उसने अपने पेट में खींच लिया। Rank 4 Swallow Fire GU. ये जीयू किसी अटैक के लिए नहीं था, बल्कि असल में एक स्टोरेज जीयू था जो खासतौर पर आग को संभालने के लिए बनाया गया था। इस बूढ़े के पास तो कई बढ़िया गू वर्म्स हैं, फैंग युआन ने मन ही मन सोचा। जी ट्राइब लीडर का पेट गोस्ट फायर निगलते ही 3 गुना फूल गया, और उसका रूप काफी अजीब लगने लगा। साथ ही उसकी त्वचा गहरे नीले रंग की हो गई, और आंख, नाक, कान और मुंह से खून बहने लगा। Rank 4 Vine Claw GU. जी ट्राइब लीडर गर्जा, और उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। उसका बायां हाथ 5 गुना फूला और लकड़ी की जड़ जैसा बन गया। उसकी 5 उंगलियां मजबूत बैंगनी बेलों में बदल गईं, जो किसी सांप या चाबुक की तरह लहराईं और नाइट वुल्फ किंग की ओर फेंकी गईं। वो बैंगनी बेलें तेजी से बढ़ीं और नाइट वुल्फ किंग को जकड़ लिया। नाइट वुल्फ किंग ने भागने की कोशिश की, लेकिन बेलों के कसाव में फंस गया। उसने पूरी ताकत लगाई और अपनी जबरदस्त शक्ति से बेलों को फाड़ डाला। जी ट्राइब लीडर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने स्ट्रेंथ पाथ को बस एक छोटी राह के तौर पर साधा था। उसकी ताकत नाइट वुल्फ किंग के मुकाबले कहाँ टिक सकती थी। बेलें बेरहमी से फाड़ दी गईं। जी ट्राइब लीडर दर्द से चीख उठा। उसका हाथ फिर से सामान्य हुआ, लेकिन 5 उंगलियां टूट चुकी थीं। वुल्फ किंग, बूढ़ा ट्राइब लीडर, गुर्राया। फैंग युआन समझ गया कि वो अब पूछेगा, तेरे रीइंफोर्समेंट्स कहाँ हैं, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ा और बोला, ब्रदर जी, संभल कर। उसी वक्त नाइट वुल्फ किंग की पूंछ हवा में लहराई और तेजी से आई। फैंग युआन ने तुरंत एज्योर वुल्फ स्किन गू एक्टिवेट किया और उस पूंछ की तरफ झपटा, जैसे वो जी ट्राइब लीडर को बचाने के लिए खुद वार झेल रहा हो। धड़ाम! एक साफ आवाज गूंजी और फैंग युआन हवा में उछलकर दूर जा गिरा। वो तो इससे बच सकता था। बूढ़ा ट्राइब लीडर हैरान रह गया। जल्दी करो, लॉर्ड वुल्फ किंग को बचाओ। अकेडमी एल्डर गरज उठा और फैंग युआन की तरफ भागा।
नाइट वुल्फ किंग फिर से झपटा। उसने महसूस किया कि जी ट्राइब लीडर ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए अपने ज्यादातर वार उसी पर करने लगा। धम धम धम। बूढ़ा ट्राइब लीडर बचते बचाते अपने जू वर्म्स का इस्तेमाल करके नाइट वुल्फ किंग पर वार करता रहा। एक इंसान और एक बीस्ट मौत तक की लड़ाई में भिड़ गए। ड्रैगन हेड ड्रिल। बूढ़े ट्राइब लीडर ने हमला करते हुए पीछे कदम खींचे और एक साथ 3 जीयू एक्टिवेट करके अपना किलर मूव छोड़ा। 4 पंजों वाला लकड़ी का ड्रैगन गर्जा और ऊपर उठा। उसका सिर भाले में बदल गया और घूमता हुआ सीधे नाइट वुल्फ किंग से टकराया। वो गोल्डन बेल शील्ड जीव जो अब तक नाइट वुल्फ किंग की रक्षा कर रहा था, झिलमिलाया और आखिरकार टूट गया। ड्रैगन हेड ड्रिल में अब भी ताकत बाकी थी। उसने सीधा नाइट वुल्फ किंग के शरीर को भेद दिया। नाइट वुल्फ किंग दर्द से दहाड़ उठा। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि सबके कान फटने लगे और बैटलफील्ड की सारी आवाज़ें दब गईं। इस भारी चोट के बाद उसकी गति बहुत घट गई और खून फव्वारे की तरह बहने लगा। लेकिन इससे पहले कि गू मास्टर्स खुश होते, नाइट वुल्फ किंग की आंखें अचानक लाल हो गईं, उसका बैटल इंटेंट उमड़ पड़ा और वो पागलपन में पलटवार करने लगा, दर्द को पूरी तरह भूल गया। उसकी शक्ति गिरी नहीं, बल्कि पहले से लगभग दोगुनी हो गई। ये रैंक 4 ब्रेव फाइट गू है। धिक्कार है। चांगशान यिन कहाँ है? बूढ़ा ट्राइब लीडर चिल्लाया। लॉर्ड वुल्फ किंग बेहोश हो गए हैं, हम अभी उनका इलाज कर रहे हैं। एकेडमी एल्डर और बाकी लोग बेहोश वुल्फ किंग की रक्षा कर रहे थे, जो वुल्फ ग्रुप के बीच में था। सबसे गलत वक्त पर उसे ही बेहोश होना था। बूढ़े ट्राइब लीडर को गुस्सा आ गया, वो खून उगलने वाला था। उसकी पलकों में झटके उठे और वो जोर से चिल्लाया, अब हम चांगशन यिन का इंतजार नहीं करेंगे। इस मिरियड वुल्फ किंग को यहीं खत्म कर दो। इसे मारते ही पूरा वुल्फ ग्रुप टूट जाएगा। हालांकि नाइट वुल्फ किंग की ताकत बढ़ गई थी, लेकिन गोल्डन बेल शील्ड ज्यू के बिना वो आसानी से घायल हो रहा था। लड़ाई बहुत भयानक हो गई। हर पल कोई न कोई रैंक 3 गू मास्टर गंभीर रूप से घायल या मारा जा रहा था। लंबे बैटल से अब जू मास्टर्स का प्राइमीवल एसेंस भी लगभग खत्म हो चुका था। जीत के लिए उन्हें अब इस बचे हुए एसेंस से ही लड़ते रहना था। चोट पर चोट झेलते हुए दोनों पक्ष एक दूसरे की ताकत खत्म कर रहे थे और आखिर में जो खड़ा रह जाएगा वही विजेता होगा। नाइट वुल्फ किंग ने मौत की आहट महसूस की और भी उग्र हो गया। गू मास्टर्स की पंक्तियां टूट गईं। केवल बूढ़ा ट्राइब लीडर ही था जो अब भी मुकाबला कर रहा था। हिम्मत रखो, डटे रहो। बूढ़ा ट्राइब लीडर इधर उधर घूमकर दूसरों की जान बचाता रहा, बार बार चिल्लाता रहा। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। उसकी चाल धीमी पड़ गई थी और ध्यान भी बटने लगा था। वो आखिर बूढ़ा ही तो था। ओल्ड ट्राइब लीडर, संभल कर। पास से एक एल्डर चिल्लाया। बूढ़ा ट्राइब लीडर ने जल्दी से सिर घुमाया और देखा कि नाइट वुल्फ किंग हवा में ऊंचाई से छलांग लगाकर उसकी ओर आ रहा है। उसकी आंखों में खून सना क्रोध था। पीछे हटो। बूढ़ा ट्राइब लीडर ये सोच तो पाया, लेकिन उसका शरीर बस लड़खड़ा गया। थकान इतनी बढ़ चुकी थी कि उसका बूढ़ा शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। वो पूरी तरह थक चुका था। धड़ाम। अगले ही पल नाइट वुल्फ किंग ने छलांग लगाई और उसे बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। ओल्ड ट्राइब लीडर, सब चिल्ला उठे और खतरा भूलकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। जी ट्राइब लीडर ने पागलों की तरह अपना प्राइमीवल एसेंस डिफेंसिव जू में डाला, जिससे मोटी लकड़ी की ढाल बनी। धम धम धम। नाइट वुल्फ किंग के पंजे लगातार उस ढाल पर पड़ने लगे। ढाल कुछ ही सांसों में टूट गई और फिर वो विशाल पंजे जी ट्राइब लीडर पर जा गिरे। बूढ़े ट्राइब लीडर ने भी एंशिएंट ब्रॉन्ज स्किन और एसेंस आयन बोन्स जैसे ग्यू इस्तेमाल किए, लेकिन वो भी नाइट वुल्फ किंग के इस प्रचंड वार को झेल नहीं सका। ओल्ड ट्राइब लीडर, सबने एक साथ पुकारा और पागलों की तरह हमला करने लगे ताकि नाइट वुल्फ किंग का ध्यान बट जाए। लेकिन नाइट वुल्फ किंग की नज़रों में सिर्फ जी ट्राइब लीडर था। वो अपने क्रोध को निकालने के लिए उसे मार डालना चाहता था, चाहे खुद कितने ही वार क्यों न झेलने पड़े। फादर! जी ग्वांग उस दृश्य को देखते ही जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें जैसे फटकर बाहर आने वाली थीं। ब्रेव फाइट ग्यू का असर खत्म हो चुका था। नाइट वुल्फ किंग की लड़ाई की भावना भी गायब हो गई थी। वो जी ट्राइब लीडर के शरीर से अलग होकर पीछे हट गया, सबके हमलों से दबकर। यही मौका है। फैंग युआन का दिल जोरों से धड़क उठा और उसकी चेतना पूरी तरह जागी। Rank 4 Wolf Enslavement GU. वो जीव एक बड़े धुएं के बादल में बदल गया और सीधे नाइट वुल्फ किंग के सिर की तरफ बढ़ा, उसे पूरी तरह ढक लिया। नाइट वुल्फ किंग की लड़ाई की भावना पहले ही खत्म हो चुकी थी और उसके गहरे जख्मों की वजह से उसका चेतन लगभग टूट चुका था। अब उसे फैंग युआन की सोल से जूझना पड़ रहा था। फैंग युआन की सोल 100 आदमियों की सोल से भी ज्यादा ताकतवर थी। नाइट वुल्फ किंग के अंदर जबरदस्त विरोध की भावना उठी, लेकिन उसे फैंग युआन की वुल्फमैन सोल से एक परिचित सी जाति की आभा महसूस हुई। वो विरोध की भावना जल्दी ही कम हो गई और फैंग युआन की सोल के दबाव में ज्यादा देर नहीं टिक सकी। कुछ ही देर में वो धुआं उसके शरीर में समा गया।
सक्सेस! फैंग युआन की आंखों में चमक दौड़ गई। Wolf Smoke GU. वो तुरंत बैटलफील्ड की ओर भागा और बड़ी मात्रा में वुल्फ स्मोक बाहर फेंकी, जिससे नाइट वुल्फ किंग का शरीर ढक गया। नाइट वुल्फ किंग के गंभीर जख्म जल्दी ही स्थिर हो गए। उसने एक लंबी हुआंकार भरी और उसकी इस पुकार के साथ ही पूरी नाइट वुल्फ ग्रुप में अफरातफरी मच गई। थोड़ी ही देर में वो सब पीछे हट गए। जी ट्राइब का संकट आखिर खत्म हो गया। लेकिन जिन जू मास्टर्स ने ये सब देखा, उनके चेहरों पर जीत की कोई खुशी नहीं थी। वे सब एक गहरे गड्ढे के चारों ओर इकट्ठा हुए। गड्ढे के अंदर जी ट्राइब लीडर पड़ा था। कुछ गू मास्टर्स उसके पास बैठे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उसे बचा लें। लेकिन जी ट्राइब लीडर का शरीर पहले से ही मांस के लुगदे जैसा हो गया था। हालांकि इलाज की तीव्र कोशिशों से उसका शरीर धीरे धीरे फिर से बनने लगा, पर यह सब व्यर्थ था। उसकी चोटें जानलेवा थीं, और जब गू मास्टर्स की प्राइमीवल एसेंस खत्म हो गई तो उसे बचाने की सारी उम्मीद भी बुझ गई। फादर, फादर! जी ग्वांग जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ा और दर्द से चिल्लाया। ओल्ड ट्राइब लीडर, बाकी एल्डर्स की आंखों से भी आंसू बहने लगे। पुराने ट्राइब लीडर के चेहरे पर अचानक एक हल्की लालिमा आई, और मरने से पहले उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर जी ग्वांग का हाथ थामा। मेरे बेटे, सावधान रहना। वो चांगशन यिन का नाम लेने ही वाला था कि ठीक उसी वक्त फैंग युआन भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ाया। ब्रदर जी! उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, कंधे हल्के कांप रहे थे और आंखों से गर्म आंसू गिर रहे थे। पुराने ट्राइब लीडर ने फांग युआन को गहराई से देखा, होंठ हिले, पर आखिरकार उसने विषय बदल दिया। बेटे, आज से तुम जी ट्राइब के लीडर हो। फादर, आप मर नहीं सकते। मैं अभी बहुत कमज़ोर हूं, मुझे आपकी राह दिखाने की ज़रूरत है। जी ट्राइब को आपकी ज़रूरत है, जी ग्वांग ने आंसुओं में डूबे चेहरे से कहा। पुराने ट्राइब लीडर ने मछली की तरह हाँफते हुए सांस ली। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी, चेतना जैसे समुद्र की लहर की तरह पीछे हट रही थी। उसके ऊपर मौत की परछाई पूरी तरह छा चुकी थी। लेकिन मैं बेफिक्र नहीं हूं। बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं पा रहा। उसके अंदर की लगन ने उसे आखिरी बार ताकत दी। उसने जी ग्वांग का हाथ कसकर पकड़ा। धुंधली आंखों में पल भर के लिए साफी लौट आई। कहीं से एक अजीब ऊर्जा ने उसे आखिरी सांस दी। उसने जी ग्वांग का हाथ हिलाया। बेटे, याद रखना, तुम जी ट्राइब के लीडर हो। कबीले के लिए कभी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी मत करना। बस इतना कहकर उसका शरीर अकड़ गया और उठी हुई गर्दन धीरे से नीचे झुक गई। उसकी जान निकल गई। वो जी ट्राइब लीडर जिसने अपनी जिंदगी कबीले के लिए समर्पित कर दी, 38 की उम्र में नेता बना और 87 की उम्र में बैटलफील्ड पर शहीद हो गया। जी ट्राइब की रक्षा के लिए उसने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुआ। फादर, फादर! जी ग्वांग ने चिल्लाकर आकाश की ओर देखा। उसकी आवाज दुख से कांप रही थी। लेकिन सच्चाई वही रही। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता था। Father, old tribe leader. पूरा बैटलफील्ड शोक में डूब गया। हर ओर रोने की आवाजें गूंज रही थीं। धीरे धीरे सुबह की किरणें फैलने लगीं। मुख्य तंबू में पूरी रात रोशनी जलती रही। सुबह होते ही मैन ट्यू को बैटलफील्ड से एक लेटर ज्यू मिला। अगर हम जी ट्राइब पर कब्जा कर लें तो हमारा मैन ट्राइब दुगना ताकतवर हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ उसने लेटर ज्यू खोला और जल्दी से पढ़ा। लेकिन पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई, चेहरे पर निराशा उतर आई। लॉर्ड फादर, क्या इसका मतलब है कि हमने पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी जीत नहीं पाए? बगल में खड़ा मन डुओ भी लंबे इंतजार के बाद पूछ बैठा। मैन टू ने गहरी सांस ली। नाइट वुल्फ ग्रुप पहले ही जी ट्राइब के कैंप में घुस चुकी थी, लेकिन जी ट्राइब लीडर और चांगशान यिन ने मिलकर अपनी सारी ऊंची शक्ति इकट्ठा की और आखिरी दांव खेल दिया। चांगशान यिन ने नाइट वुल्फ किंग को वश में कर लिया और इस भयंकर लड़ाई का अंत कर दिया। जी ट्राइब ने फिर से पलटवार किया। चांगशान यिन। फिर वही। मैन डू गहरी चुप्पी में डूब गया। थोड़ी ही देर बाद उसके चेहरे पर चमक आई और उसने कहा, पिताजी, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। हवा के भेड़ियों की तीसरी और आखिरी लहर बाकी है। मेरे पास एक योजना है। अच्छा, बताओ। हमारा मैन ट्राइब 2 बार हार चुका है और इसका असली कारण है वो वुल्फ किंग चांगशान यिन। ये आदमी वाकई में अद्भुत है। अगर हम इसे खत्म कर दें तो जी ट्राइब पूरी तरह हमारे काबू में आ जाएगी। क्या योजना है तुम्हारी? जल्दी बोलो, मुझे इंतजार में मत रखो। मैन डुओ ने हल्की सी शैतानी हंसी के साथ कहा। चांगशान यिन ने नाइट वुल्फ किंग को काबू में किया है। यही उसकी ताकत है, लेकिन यही उसकी कमजोरी भी। नाइट वुल्फ किंग के साथ वो पूरे नाइट वुल्फ ग्रुप को नियंत्रित करता है। इतनी बड़ी बैटल स्ट्रेंथ पूरी जी ट्राइब से भी ज्यादा है।
चांग शान यिन अब जी ट्राइब के बगल में बैठा हुआ एक खतरनाक जानवर बन चुका है। अगर उसके मन में थोड़ी सी भी बुरी नीयत आई तो जी ट्राइब के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। जी ट्राइब का नेता जो चालाक इंसान है वो जरूर डर में रहेगा। हम इसी डर का फायदा उठाएंगे, अफवाहें फैलाएंगे ताकि गे ट्राइब को चांगशन यिन पर शक हो और उनके बीच में दरार पड़ जाए। मंतु ने हल्की सी आह भरते हुए कहा, योजना तो अच्छी है लेकिन अब बेकार हो चुकी है। मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि जी ट्राइब लीडर पहले ही नाइट वुल्फ किंग के हाथों मारा जा चुका है। जी ग्वांग अब नया ट्राइब लीडर बन गया है। क्या? मैन डुओ हैरान रह गया। वो बूढ़ा लोमड़ी सच में मर गया? इतनी जल्दी कैसे? जी ट्राइब लीडर की मौत के बाद अब जी ट्राइब में केवल चांगशान यिन ही एक रैंक 4 गू मास्टर बचा था। बाकी कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। ऊपर से जी ट्राइब को लगातार 2 लड़ाइयों में भारी नुकसान हुआ था, जबकि चांगशान यिन का वुल्फ ग्रुप बढ़कर 20,000 से ऊपर पहुंच गया था। अब ताकत का संतुलन पूरी तरह पलट चुका था। सारी स्थिति अब फैंग युआन के हाथ में थी और उसकी ऊंची प्रतिष्ठा के कारण कोई भी अफवाह उसकी शक्ति को हिला नहीं सकती थी। जी ट्राइब लीडर मर गया लेकिन वुल्फ किंग अब भी मजबूत है और उसने एक और बड़ा वुल्फ ग्रुप अपने अधीन कर लिया है। पिताजी, क्या इसका मतलब है कि अब हमारे पास कोई मौका नहीं बचा? मंडुओ ने झुंझलाते हुए कहा। मैन-टू ने ठंडी सांस ली, लेटर ग्यू को मेज पर रख दिया और दोनों हाथ पीछे करके मुख्य तंबू में टहलने लगा। अब और क्या कर सकते हैं? क्या हम फिर से ट्राइब को इकट्ठा करें और हमला करें? अब हमारे पास कोई बहाना नहीं बचा। गे याओ तो पहले ही मर चुकी है। इस बार मैंने तुम्हारी बात मानकर एल्डर्स को जुटाया था, लेकिन ये पहले ही सीमा लांघना था। चांगशन यिन की वजह से ही हमारा मन ट्राइब हारा। मंतु ने गहरी सांस छोड़ी। तो फिर हवा के भेड़ियों की तीसरी लहर का क्या होगा? मंडुओ ने झिझकते हुए पूछा। मंतु की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। जब अब तक ये सब हो ही गया है तो इसे जारी रहने दो। हम जी ट्राइब को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। अगर ये विंड वुल्फ ग्रुप भी चांगशान यिन ने काबू में कर लिया तो मैं देखना चाहूंगा कि वो बड़ा वुल्फ किंग खुद कैसे अपनी बेइज्जती करवाता है। कुछ दिनों बाद फैंग युआन ने अपनी बड़ी आर्मी के साथ विंड वुल्फ ग्रुप का स्वागत किया। उसकी निपुण नियंत्रण कला के चलते उसे जबरदस्त जीत मिली। न सिर्फ उसने मिरियाड विंड वुल्फ किंग को मार डाला बल्कि हजारों और सैकड़ों वुल्फ किंग्स को भी वश में कर लिया। जब बैटल के बाद उसने गिनती की तो पाया कि अब उसके वुल्फ ग्रुप की संख्या 35,000 पहुंच चुकी थी। ये बिल्कुल व्यापार की तरह था, शुरुआत में सबसे कठिन, लेकिन एक बार पूंजी जमा हो जाए तो विस्तार आसान हो जाता है। 3 बैटल्स के बाद फैंग युआन की भेड़ियों की सेना अब पूरी तरह आकार ले चुकी थी। लेकिन इस स्तर तक पहुंचने के लिए जी ट्राइब को भारी कीमत चुकानी पड़ी। असंख्य आम लोग मारे गए, साथ ही कई हायर अप गू मास्टर्स भी गिर पड़े। एल्डर्स में आधे से भी कम बचे थे और यहां तक कि ट्राइब लीडर को भी बलिदान देना पड़ा। अंकल चैंग, ये सब आपकी वजह से ही संभव हुआ कि हमारा जी ट्राइब अब मैन ट्राइब के नियंत्रण से आज़ाद हो गया। कुछ दिनों बाद जी ग्वांग ने फैंग युआन से मुलाकात की और उसके साथ एक रैंक 4 इम्पर्मनेंस बोनगू लेकर आया। अंकल चैंग का जी ट्राइब पर जो एहसान है वो पर्वतों और नदियों जितना बड़ा है, लेकिन हमारा ट्राइब अभी अंदर बाहर दोनों ओर से मुश्किलों में घिरा है, इसलिए हम आपका ऋण नहीं चुका पा रहे। मुझे ट्राइब के वेयरहाउस में ये रैंक 4 ग्यू मिला, लगा कि शायद आपके काम आ सके, इसलिए इसे लेकर आया हूं, जी ग्वांग ने गंभीर स्वर में कहा। मुसीबतें इंसान को मजबूत बनाती हैं। पिता की मौत के बाद जी ग्वांग ने नेतृत्व संभाल लिया था। उसकी पूरी शख्सियत अब कहीं ज्यादा परिपक्व और स्थिर लग रही थी। तुमने अभी अभी ट्राइब लीडर की जिम्मेदारी संभाली है और उसे संभालने में तुम्हें कई चुनौतियां होंगी। अगर एल्डर्स में किसी तरह का मतभेद हो तो मुझे बताओ, मैं मदद कर सकता हूं, फैंग युआन ने इम्पर्मनेंस बोनगू स्वीकार करते हुए कहा। शायद कुछ एल्डर्स दो मुहे हैं, पर अभी हमारे पास प्राइमेवल स्टोन्स बहुत कम बचे हैं और प्रोविजंस का भी भारी नुकसान हुआ है। घायलों की देखभाल में वेयरहाउस लगभग खाली हो गया है। स्थिति कुछ स्थिर तो हुई है, लेकिन कुछ लोग चुपके से भाग भी गए। और सबसे बड़ी परेशानी है भोजन की। अगर यही हाल रहा तो आधे महीने में राशन खत्म हो जाएगा और पूरा ट्राइब भूखा रह जाएगा। जी ग्वांग ने ये कहते हुए फैंग युआन की ओर देखा। उसकी नजरें थोड़ी झिझक रही थीं। फैंग युआन हल्का मुस्कुराया। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। ट्राइब को मेरे वुल्फ ग्रुप को खिलाने में काफी खर्च उठाना पड़ रहा है। जी ग्वांग तुरंत खड़ा हो गया। अंकल चांग, मैं शर्मिंदा हूं। आपने हमारे ट्राइब पर जो कृपा की है, और अब हे कोई बात नहीं। दरअसल अगर तुम आज ये बात न भी कहते तो मैं खुद कहता। अब मेरे वुल्फ ग्रुप की संख्या बहुत बढ़ गई है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ट्राइब पर इसका बोझ पड़े। मैं खुद भेड़ियों को लेकर शिकार पर निकलूंगा। साथ ही शिकार के दौरान मैं उनकी संख्या भी थोड़ा घटा दूंगा। भेड़ियों का मांस जी ट्राइब के लोगों के खाने के काम आ जाएगा।
फैंग युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकल चैंग, मैं आपकी इस दयालुता को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जी गुआंग भावुक होकर बोला, उसकी आंखें नम हो गईं। देखो, तुम्हारे पिता की मौत में कुछ हिस्सा मेरी गलती का भी है। आखिर वो सुझाव मैंने ही दिया था। इसलिए मैं अपने वुल्फ ग्रुप की संख्या घटाकर 32,000 कर दूंगा और तुम्हारे जी ट्राइब के साथ ही रहूंगा। मुझे पता है कि तुम्हें भी इस सुरक्षा की जरूरत है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी, समझ गया। फांग युआन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। मेहनत करो, अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना। अब जा सकते हो। जी, मैं चलता हूं। जी गुआंग के जाते हुए कदमों को देखते हुए फांग युआन हल्के से मुस्कुराया। वो युवा अब भी बहुत भोला था। अगर जी ट्राइब लीडर जिंदा होता तो अब तक वो हर कोशिश कर चुका होता कि मेरे वुल्फ ग्रुप की ताकत कम हो। आखिरकार फैंग युआन के पास अब इतनी शक्ति थी कि चाहे तो पूरी जी ट्राइब को एक ही झटके में मिटा दे। सूरज धीरे धीरे पूरब दिशा से उगा, उसकी किरणें दूर तक फैले हुए उस अनंत ग्रासलैंड पर फैल गईं। लोहे जैसे खोल वाली आयन शेल्ड फ्लावर्स एक एक करके खिलने लगीं, मानो किसी ने उन्हें जीवन का आदेश दे दिया हो। एक छोटी पिंक रैबिट उस फ्लावर के अंदर से बाहर कूदी। वो एक पिंक फ्लावर रैबिट थी जो इस ग्रासलैंड में आमतौर पर पाई जाती थी। ये रैबिट जमीन में बिल नहीं खोदती थी, बल्कि आयन शेल्ड फ्लावर्स के बीच में, यानी उनके स्टेमन में ही रहती थी। इन आयन शेल्ड फ्लावर्स की पंखुड़ियां इस कदर सख्त थीं जैसे इस्पात की दीवारें, जो भेड़ियों और पक्षियों से रक्षा कर सकती थीं। वो पिंक फ्लावर रैबिट एक और फ्लावर की तरफ उछलती हुई गई। उसने पहले फूल को सूंघा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसमें कोई जहर नहीं है, और फिर शांति से खाने लगी। अचानक उस पिंक रैबिट के कान खड़े हो गए, उसके दिल में एक गहरी चेतावनी की भावना उठी। हुश! एक आयन फेदर एरो हवा को चीरता हुआ आया और सीधे उस रैबिट को आर पार कर गया, फिर जमीन में धंस गया। थोड़ी दूरी पर दो इन्वेस्टिगेटिव ग्यू मास्टर्स अपने हम्प वुल्फ पर सवार होकर आ रहे थे। एक ने कहा, ब्रदर, तुम्हारा आयन फेदर एरो गू कभी निशाने से नहीं चूकता। दूसरे ने गहरी सांस लेकर कहा, आह, ट्राइब में भोजन का भंडार लगातार घटता जा रहा है। हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। हमें अब जंगली जानवरों का शिकार करना ही पड़ेगा ताकि ट्राइब्समैन के लिए खाना जुटा सकें। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए जी ट्राइब की हाल की स्थिति पर चिंता जताने लगे। हालांकि फांग युआन ने अपने वुल्फ की संख्या कम कर दी थी और मरे हुए वुल्फ का मांस सुखाकर रखा गया था, लेकिन इतनी बड़ी जी ट्राइब के लिए वो भी केवल थोड़ी राहत भर थी। जैसे जैसे भंडार घटता गया, जी ट्राइब के लोग बेचैन होने लगे। वो दोनों इन्वेस्टिगेटिव ग्यू मास्टर्स आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद जी ट्राइब की सेना भी वहां पहुंच गई, किसी बूढ़े जानवर की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। अधिकतर साधारण लोग बड़े पेट वाले घोड़ों को खींच रहे थे। कुछ संपन्न परिवारों ने कर्व्ड हॉर्न बुल्स को गाड़ियों में जोत रखा था, जिन पर सामान लदा हुआ था। गू मास्टर्स ज्यादातर हम्प वुल्स पर सवार थे, और चूंकि इस समय बैटल की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उनके वुल्स पर भी ढेर सारा सामान बंधा हुआ था। इन सबके अलावा वहां कुछ बड़े आकार के लिजर्ड हाउस ज्यू भी थे, जो अपने विशाल पैरों के साथ हाथियों की तरह भारी कदमों से चल रहे थे। फैंग युआन उनमें से एक लिजर्ड हाउस गू के अंदर लेटा हुआ था, आंखें बंद किए, मन को स्थिर करते हुए मेडिटेटिंग कर रहा था। जब से उसने बड़ी संख्या में वुल्व्स को अपने नियंत्रण में लिया था, उसकी सोल पर बहुत भारी दबाव पड़ रहा था। हर दिन उसे कम से कम 4 घंटे की नींद लेनी पड़ती थी, और बीच बीच में आंखें बंद कर मन को विश्राम देना पड़ता था। एन्स्लेवमेंट पाथ का गू मास्टर बनना आसान नहीं था। हर मार्ग की अपनी विशेषताएं होती हैं, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां। फान युआन का शरीर लिजर्ड हाउस गू की चाल के साथ ऊपर नीचे हो रहा था, पर उसका मन उसके एपर्चर के भीतर डूबा हुआ था। वहां उसका ट्रू गोल्ड प्राइमीवल सी लहरें मार रहा था, जिसकी क्रिस्टल वॉल्स चमक रही थीं। इतनी साफ अवस्था में अगर वो हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में होता तो अब तक रैंक 5 तक आगे बढ़ चुका होता। लेकिन फिलहाल फैंग युआन नॉर्दर्न प्लेन्स में था, जहां उसकी कल्टिवेशन अस्थायी रूप से धीमी पड़ गई थी। उसने अपने ज्यू वर्म्स की ओर ध्यान दिया। उसका मुख्य वाइटल गू, रैंक 6 स्प्रिंग ऑटम सिकाडा, अपने रूप को छुपाए एपर्चर के केंद्र में सो रहा था। समुद्र के ऊपर बादल के रूप में एक काले धुएं का टुकड़ा तैर रहा था। ये था वुल्फ स्मोक ज्यू, जो खास तौर पर वुल्व्स को ठीक करने के लिए उपयोग होता है। समुद्र की सतह पर रैंक 5 बैटल बोन व्हील तैर रहा था, उस पर अब भी कई दरारें थीं। वहीं पर स्नो वॉश गू भी था, जो किसी बर्फीले विलो पत्ते की तरह सतह पर तैर रहा था। हिंस एंड क्लूज गू, जो एक कटलफिश जैसा दिखता था, प्राइमीवल सी में तैरता हुआ इधर उधर घूम रहा था। समुद्र के तल में बड़ी संख्या में वुल्फ एन्स्लेवमेंट ज्यू थे, जिनमें ज्यादातर रैंक 2, कुछ रैंक 3, लेकिन कोई रैंक 4 नहीं था। वहीं 2 स्ट्रेंथ ऑफ 10 जुनगू भी रखे थे। फैंग युआन ने 5 खरीदे थे, 3 इस्तेमाल हो चुके थे, अब केवल 2 बाकी थे। समुद्र के तल में एक ज्यू था, जिसका सिर वुल्फ का और पेट मछली जैसा था, जो कभी कभी इधर उधर घूम जाता था।
ये था वुल्फ स्वॉलो गू, एक रैंक 4 स्टोरेज गू। फैंग युआन के पास एक और स्टोरेज गू भी था जो एक प्याले जैसा दिखता था, रैंक 5 मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू। हालांकि नॉर्दर्न प्लेन्स में ये केवल रैंक 4 की ताकत रखता था। एपेचर के बाहर फैंग युआन की बाईं आंख में धुंधला सा दूसरा प्यूपिल दिखाई देता था। ये था वुल्फ केयर ग्यू। उसके गले में वुल्फ हाउल ज्यू था। जीभ के नीचे गोस्ट फायर ज्यू छिपा हुआ था। उसके सीने पर एक नीले भेड़िए का टैटू था, एज्योर वुल्फ स्किन ज्यू। पीठ पर बाज के पंखों वाला टैटू था, रैंक 3 ईगल विंग्स ज्यू। उसके पास बोन बैम्बू गू और वुल्फ सोल गू भी थे, लेकिन वे अब समाप्त हो चुके हैं। दोनों पैरों में रैंक 4 वुल्फ स्प्रिंट ज्यू थे जिनसे वो तेजी से मूव कर सकता था। और निश्चित रूप से इमॉर्टल गू फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल अभी भी पॉइजन ग्रासलैंड में दफन था। फैंग युआन ने मन ही मन सोचा, मैंने चांगशान यिन की पूरी गू वर्म्स की सेट को इनहेरिट कर लिया है। अब मेरे पास दसियों हजार वुल्व्स हैं। कह सकता हूं कि मैं एनस्लेवमेंट पाथ में छोटे स्तर की सफलता पा चुका हूं। लेकिन इतनी शक्ति के बावजूद वो केवल कमजोरों को ही दबा सकता था। जब किसी एक्सपर्ट से मुकाबला करने की बात आती तो उसकी कई कमजोरियां साफ दिखतीं। एनस्लेवमेंट पाथ के ग्यू मास्टर्स को सबसे ज्यादा डर होता है लीडर को मारने की रणनीति से। जब फैंग युआन ने जी ट्राइब के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी तब वे एक ऐसे वुल्फ ग्रुप से लड़ रहे थे जिसमें बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं थी। लेकिन अगर विरोधी कोई गू मास्टर होता तो स्थिति बहुत कठिन होती, क्योंकि कोई भी समझदार गू मास्टर सबसे पहले निशाना उसी को बनाता, फैंग युआन को। उस वक्त चांगशन यिन ने जिस तरह से हाथू गू के डाकुओं के पूरे गिरोह को खत्म किया था वो सिर्फ उसके 1000 मन सोल की ताकत से नहीं हुआ था। उसके पास कई मिरियड वुल्फ किंग्स थे, लाखों की संख्या में भेड़िए थे, और सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था म्यूटेटेड व्हाइट आई वुल्फ से बनी उसकी एलीट वुल्फ पैक। लेकिन अब फैंग युआन की एनस्लेवमेंट पाथ की ताकत असली चांगशान यिन के मुकाबले 20% भी नहीं थी। वो खुद सोचते हुए बोला, मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं बॉटलनेक पर पहुंच गया हूं। मेरी कल्टिवेशन हर दिशा में रुक गई है। सोल के बारे में कहूं तो मैंने पहले ही वुल्फमैन सोल कल्टिवेट कर लिया है। अब इसे और मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका गट्स जीयू का इस्तेमाल है। लेकिन अफसोस, मैं नॉर्दर्न प्लेन्स में हूं इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड वापस नहीं जा सकता। डांगहू माउंटेन भी मरने की कगार पर है, मुझे ही बचाना होगा। इमॉर्टल गू ग्रुअल मड के असर से अब बहुत कम गट्स ग्यू बन रहे हैं। कुछ दिन पहले फैंग युआन ने इम्पर्मनेंस बोन ज्यू का इस्तेमाल करके अपने सारे हड्डियों को इम्पर्मनेंस बोन्स में बदल दिया था। मनुष्य का शरीर एक लेदर बैग की तरह होता है जिसमें सोल को रखा जाता है। इम्पर्मनेंस बोन्स ने फैंग युआन के उस लेदर बैग को और मजबूत बना दिया। अब 1000 मैन सोल को संभालना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी। वो मन ही मन सोच रहा था, मेरी कल्टिवेशन इसलिए रुकी है क्योंकि इस इलाके की दबाव शक्ति मुझे रोक रही है। सोल भी बॉटलनेक पर अटका हुआ है। स्ट्रेंथ पाथ की बात करूं तो मैंने 3 स्ट्रेंथ ऑफ 10 जुनगू का इस्तेमाल करके अपनी ताकत 30 जून तक बढ़ाई थी, लेकिन अब मेरा शरीर अपनी हद पर पहुंच चुका है। इसके अलावा जैसे जैसे वुल्फ ग्रुप की संख्या बढ़ी, एनस्लेवमेंट पाथ की कमजोरी भी साफ दिखने लगी। इन भेड़ियों को खिलाने के लिए मुझे रोज इन्हें छोड़ना पड़ता है ताकि खुद शिकार कर सकें, या फिर मुझे खुद इनका नेतृत्व करना पड़ता है। अगर किस्मत खराब रही तो इन्हें भूखा भी रहना पड़ सकता है। ये बोझ बहुत बड़ा है और संसाधन की खपत भी बहुत ज्यादा है। अगर जी ट्राइब मेरी मदद ना करती तो अकेले मेरे बस की बात नहीं थी। इसीलिए फैंग युआन ने खुद ही वुल्फ ग्रुप की संख्या घटानी शुरू कर दी ताकि दबाव कुछ कम हो सके। एनस्लेवमेंट पाथ के गू मास्टर्स बहुत ज्यादा संसाधन खर्च करते हैं, इसलिए आमतौर पर उन्हें सिर्फ बड़े क्लैन्स ही पाल सकते हैं। यहां तक कि सुपर क्लैन्स भी मुश्किल से 2 या 3 ऐसे जू मास्टर्स को संभाल पाते हैं। इन दिनों फैंग युआन लगातार ये सोच रहा था कि आखिर इस खाने की समस्या को कैसे हल किया जाए। दूसरों से अलग उसके पास एक बड़ा फायदा था, वो एक ब्लेस्ड लैंड को नियंत्रित करता था। अगर वो अपने वुल्फ ग्रुप को ब्लेस्ड लैंड में भेजकर वहां खिला सके और जरूरत पड़ने पर वापस बुला सके तो समस्या पूरी तरह हल हो सकती थी। लेकिन इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड तो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में थी और होल अर्थ ग्यू की सीमा सिर्फ एक क्षेत्र तक ही सीमित थी। इसका मतलब था कि होल अर्थ ग्यू सेंट्रल कॉन्टिनेंट के किसी भी हिस्से को जोड़ सकती थी, लेकिन उसके बाहर बेकार थी। जब होल अर्थ गू बेकार साबित हुई तो फैंग युआन के दिमाग में स्टारगेट गू का विचार आया। ये एक नया जीयू था जो उसकी पिछली जिंदगी में 5 क्षेत्रों के केओटिक बैटल के दौरान बनाया गया था। ये रैंक 5 का एक्सपेंडेबल ज्यू था और इसे एक्टिवेट करने की शर्तें होल अर्थ ज्यू से भी ज्यादा कठिन थीं। इसे एक्टिवेट करने के लिए ब्लैक हेवन के सितारों की शक्ति की जरूरत पड़ती थी, और सिर्फ रात में जब आकाश में बहुत सारे तारे हों। लेकिन इसका फायदा ये था कि इसकी सीमा बहुत विशाल थी, ये 5 क्षेत्रों को जोड़ सकता था। फैंग युआन के पास टारगेट गू की रेसिपी थी, लेकिन उसके लिए जो सामग्री चाहिए थी वो बहुत दुर्लभ थी।
कई एंशियंट ग्यू वर्म्स चाहिए थे और एक दो सप्लीमेंट्री सामग्री तो इमेमोरियल एरा की भी थीं। ऊपर से स्टारगेट ग्यू को रिफाइन करने की सफलता दर बहुत कम थी, 100 बार में एक बार भी सक्सेस नहीं होती थी। इसी वजह से फैंग युआन ने इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के साथ व्यापार करते समय स्टारगेट ग्यू के लिए सामग्री नहीं मांगी थी। इसके पीछे एक और बड़ा कारण था ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो। जब फांग युआन ने ब्लेस्ड लैंड से ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो को बाहर निकाला था, तब से वो टियांटी माउंटेन के आसपास मंडरा रही थी और हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में घुसने का इरादा बिल्कुल नहीं छोड़ा था। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने भी इस समस्या की परवाह नहीं की। टियांटी माउंटेन के गू इमॉर्टल्स तो बस अपने अपने कामों में व्यस्त थे, किसी और की मुसीबत से उन्हें कोई मतलब नहीं था। अब सवाल ये था कि स्टारगेट ग्यू और ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो का क्या संबंध है। असल में स्टारगेट ग्यू को बनते समय ब्लैक हेवन के तारों की शक्ति को सोखने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन हु इमॉर्टल ब्लेसड लैंड खुद एक अलग दुनिया है, वहां न सूरज है न तारे। अगर फैंग युआन को तारों की शक्ति सोखनी हो तो उसे ब्लेस्ड लैंड का द्वार खोलना पड़ेगा ताकि बाहरी स्टारलाइट अंदर आ सके। लेकिन जैसे ही वो द्वार खोलेगा, ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो उसी मौके का फायदा उठाकर अंदर घुस जाएगी। ये जोखिम वो बिल्कुल नहीं उठा सकता था। डांगहू माउंटेन पहले ही कमजोर हो चुका था, उसकी शक्ति बहुत घट गई थी। अगर ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो ब्लेस्ड लैंड में दाखिल हो गई तो हालात 10 गुना बदतर हो जाते। इसलिए स्टारगेट ग्यू का इस्तेमाल करना संभव नहीं था। वो सोच में डूबा बोला, अब तो बस लांगिया ब्लेस्ड लैंड में ही कुछ उम्मीद दिखती है। इस रफ्तार से देखें तो करीब 7 दिन में हम क्रेसेंट लेक पहुंच जाएंगे। फांग युआन ने गहरी सांस ली और अपनी उम्मीदें लांगिया ब्लेस्ड लैंड पर टिका दीं। रात का अंधेरा था, आसमान में कुछ ही तारे थे, पर चांद की रोशनी तेज चमक रही थी और ठंडी हवा बह रही थी। ग्रासलैंड के बीच एक ऐसा झील था जो चांद के आकार जैसा दिखता था, 15,000 एलआई लंबा और 5,000 एलआई चौड़ा। दोनों किनारे मुड़े हुए और बीच का हिस्सा चौड़ा, एकदम आधे चांद की तरह। झील का पानी शांत था और क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। आसमान का चांद और झील का चांद दोनों अपनी अपनी रोशनी फैला रहे थे। वो जगह थी क्रेसेंट लेक। यहां एक्वाटिक प्लांट्स की भरमार थी, आसपास बहुत शांति थी और कई तरह के जीव रहते थे। 3 सींगों वाले राइनोज, वाटर वुल्व्स, ड्रैगन फिश, आयरन शेल फ्लावर्स, स्टीप क्लिफ ग्रास और बहुत कुछ। झील के चारों तरफ हॉर्सशू ट्रीज का जंगल था जो जगह जगह फैला हुआ था। तभी दूर से काले बादलों का झुंड लुढ़कता हुआ आया, जो एक ठंडी और बुरी ऊर्जा फैला रहा था। काले बादलों ने चांद की रोशनी ढक ली और गहरी छाया पूरे इलाके में फैल गई। वो छाया किसी दानव जैसे दिखने लगी, जो झील के ऊपर से गुजरती हुई उसके बीचों बीच जा रुकी। यही जगह है। कुछ लोग उस बादल पर खड़े थे और उनमें से एक आदमी ठहाका मारकर हंस रहा था। वो बेहद कुरूप था। उसका माथा बाहर निकला हुआ, आंखें धंसी हुई, कान बड़े बड़े और बाल बिखरे हुए थे। काले लबादे में लिपटा हुआ वो शख्स एक भारी डिमोनिक ऑरा फैला रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि रैंक 6 गू इमॉर्टल गुईवांग था। लिंगिया ब्लेसड लैंड यहीं छिपा हुआ है? बगल में खड़ा लोनर होंग यू यूं ही पूछ बैठा। वो भी रैंक 6 गू इमॉर्टल था, चेहरा युवा, गोल मटोल और गोरा। गुईवांग ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, मैंने खुद इसकी जांच की है, इसमें कोई शक नहीं। वक्त की गिनती करूं तो जल्द ही लांगिया ब्लेस्ड लैंड की अर्थली कैलामिटी आने वाली है। के पहले बदलाव देखें, फिर सही समय पर हम सब मिलकर कदम उठाएंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। काले बादलों पर खड़े कुछ लोग चुपचाप इंतजार कर रहे थे। गुईवांग और लोनर होंग यू के अलावा वहां 3 सुंदर महिला इमॉर्टल्स भी थीं। ये तीनों थीं हुआ है कि 3 इमॉर्टल्स। नीले वस्त्रों में ठंडी नजर वाली इमॉर्टल का नाम था फेरी क्विंग सुओ। पीले कपड़ों में छोटी और गोरी सी लड़की थी फेरी हुआंगशा, और गुलाबी स्कर्ट में मोहक लड़की थी फेरी फेनमेंग। ये तीनों गुईवांग और लोनर होंग यू से कुछ दूरी पर खड़ी थीं, जैसे उनके और इन दोनों के बीच एक दीवार हो। फेरी चिंगसुओ चांद के आकार की झील को देख रही थी, जबकि फेरी हुआंगशा और फेरी फेनमेंग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रही थीं और बीच बीच में गुईवांग और लोनर होंग यू की तरफ चौकन्नी निगाहों से देख रही थीं। गुईवांग का भद्दा चेहरा देखकर तीनों को घिन आ रही थी, और लोनर होंग यू तो अपने माता पिता को मारकर एक गू रिफाइन करने वाला और अपने भाइयों को धोखा देने वाला निकला था। इस वजह से हुआ है कि तीनों राइचस महिला इमॉर्टल्स के मन में उसके लिए घोर तिरस्कार था। लेकिन लांगिया ब्लेस्ड लैंड का मामला बहुत बड़ा था। वहां जो ज्यू इमॉर्टल पहले रहता था वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, बल्कि प्रसिद्ध नंबर 1 रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल लॉन्ग हेयर एंसेस्टर था। उसके पास रैंक 8 का कल्टिवेशन था और रिफाइनमेंट पाथ में वो इतना निपुण था कि इमेमोरियल काल में भी ऐसा प्रतिभाशाली कोई नहीं था। वो बहुत लंबा जीवन जिया, यहां तक कि वो थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के युग में भी जीवित था।
इसका मतलब था कि वो इन 2 रैंक 9 ज्यू इमॉर्टल्स से भी ज्यादा जिया। रिफाइनमेंट पाथ में उसकी प्रतिभा इतनी अद्भुत थी कि थीविंग हेवन और जायंट सन दोनों वेनरेबल्स ने अनगिनत बार उसकी प्रशंसा की और उससे गू रिफाइन करवाए। बाद की पीढ़ियों के हिसाब से लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने अपने जीवन में कम से कम 38 इमॉर्टल ज्यू रिफाइन किए थे, और ये तो सिर्फ प्रमाणित गिनती थी। उसके और भी कई किस्से और किंवदंतियां प्रचलित हैं। लेकिन इतना महान व्यक्ति भी समय की धारा से नहीं लड़ सका और अंततः वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि मरने के बाद उसकी आत्मा एक लैंड स्पिरिट बन गई और वो आज भी लांग या ब्लेस्ड लैंड में जू रिफाइन कर रहा है। लांग या ब्लेस्ड लैंड उसका निवास स्थान था, इसलिए वहां बहुत सारे गू वर्म्स के रेसिपीज रखे हुए हैं, जिनमें इमॉर्टल गू रेसिपीज भी शामिल हैं। हुआ हाय कि तीनों इमॉर्टल्स भले ही गुई वांग और लोनर होंगयू को पसंद नहीं करती थीं, पर इमॉर्टल गू रेसिपी का लोभ इतना प्रबल था कि उन्होंने अपने राइचस पथ की पहचान को किनारे रखकर इन 2 डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स के साथ हाथ मिला लिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। अचानक एक हल्की सी क्रैक की आवाज हुई। झील के ऊपर का आकाश फट गया और उसमें से एक चमकदार बिजली की लकीर फूटी। अर्थली कैलामिटी शुरू हो गया, गुई वांग ने उत्साहित होकर चिल्लाया। थोड़ी ही देर में झील के केंद्र के ऊपर बिजली गड़गड़ाने लगी। ये निस्संदेह अर्थली कैलामिटी का अवतरण था, जिसने ब्लेस्ड लैंड में एक बड़ा छेद कर दिया था। लोनर होंगयू की आंखें चमक उठीं, वो बिना पलक झपकाए उस दृश्य को घूरने लगा। हुआ है कि तीनों इमॉर्टल्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर उत्साह और सांसों में तेजी आ गई। इमॉर्टल ज्यू ढूंढना बहुत कठिन था। इन 5 ज्यू इमॉर्टल्स में से किसी के पास एक भी इमॉर्टल ज्यू नहीं था। हाँ, उनके पास रैंक 5 के गू थे, वो भी बहुतायत में और उच्च गुणवत्ता के। पर चाहे कितने भी मॉर्टल ज्यू हों, वो एक इमॉर्टल ज्यू के बराबर नहीं हो सकते। गू इमॉर्टल्स की इमॉर्टल गू के प्रति लालसा उतनी ही तीव्र थी जितनी किसी कामुक व्यक्ति की किसी अतुलनीय सुंदरी के प्रति होती है। आकाश में बिजली गरजने लगी, मानो किसी ने ऊपर से थंडरस्टॉर्म बरसा दिया हो। दूसरा छेद, तीसरा छेद। अर्थली कैलामिटी ने एक के बाद एक छेद बना दिए। ये अर्थली कैलामिटी एंडलेस थंडर एंड लाइटनिंग रेन है। इसकी शक्ति कितनी भयानक है, लोनर होंगयू ने चकित होकर कहा। अगर ये हमारी हुआ है ब्लेस्ड लैंड में घटता तो हम तीनों बहनें मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पाती। लांग या ब्लेस्ड लैंड सच में लॉन्ग हेयर एंसेस्टर के योग्य निवास है। क्या हम सच में इमॉर्टल ग्यू रेसिपी हासिल कर पाएंगे? हुआ है कि तीनों इमॉर्टल्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पीले पड़ गए। पहले गुई वांग ने उन्हें बहुत से लाभ दिए थे, इसीलिए हुआ है कि तीनों इमॉर्टल्स यहां दौड़ी चली आई थीं। लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा था कि ये काम आसान नहीं होगा। लांग या ब्लेस्ड लैंड में घुसपैठ करना साधारण बात नहीं थी। ग्यू इमॉर्टल्स इंसानों में सबसे बुद्धिमान और सावधान होते हैं। हुआ है कि तीनों इमॉर्टल्स हों या लोनर होंगयू, सभी सतर्क और चौकन्ने थे। गुई वांग ने सबके चेहरे देखे और जोर से हंस पड़ा। ये कुत्ते जैसी दुनिया हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहती है। ब्लेस्ड लैंड में जितनी ज्यादा फॉर्चून होती है, उतनी ही शक्तिशाली कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस हेवन भेजता है ताकि वो फॉर्चून कम हो जाए। जितना अच्छा कोई ब्लेस्ड लैंड संभाला जाता है, उतनी ही ज्यादा भयंकर आपदाएं उस पर उतरती हैं। देखो इस एंडलेस थंडर एंड लाइटनिंग रेन की शक्ति, क्या ये किसी निषिद्ध भूमि वाली ब्लेस्ड लैंड के समान नहीं है? जरा सोचो, लांग या ब्लेस्ड लैंड में कितनी रेसिपीज जमा होंगी। निश्चित ही अनगिनत इमॉर्टल गू रेसिपीज होंगी, नहीं तो ये घटिया हेवन इतनी शक्तिशाली अर्थली कैलामिटी क्यों भेजता? गुई वांग की बातों ने सबके दिलों में हलचल मचा दी। जब उन सब लोगों ने इमॉर्टल ज्यू के बारे में सोचा तो उनकी आंखों में चाह और जोश चमक उठा। गुई वांग सही कह रहा है। मैं भी पहले कुछ ब्लेस्ड लैंड्स में जा चुका हूं, और जो ओनरलेस ब्लेस्ड लैंड्स ढहने के कगार पर थीं, उनमें आने वाली अर्थली कैलामिटीज तो बस हल्की फुहार जैसी होती थीं। लेकिन ब्लेस्ड लैंड की कीमत बहुत बड़ी होती है। कौन सा गो इमॉर्टल नहीं चाहेगा कि वो अच्छे से विकसित हो? लोनर होंगयू ने कड़वी हंसी के साथ कहा। जितना ज्यादा ब्लेस्ड लैंड विकसित होता है, उसकी कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस उतनी ही ज्यादा भयानक होती हैं। गो इमॉर्टल बनना आसान नहीं है। गुई वांग ठहाका लगाते हुए बोला। की कल्टिवेशन का मतलब ही है हेवन के खिलाफ जाना। ये घटिया हेवन हमें कमजोर करना चाहता है, हमें दबाना चाहता है, तो हमें इसके खिलाफ जाकर आगे बढ़ना ही होगा। तुम दोनों की सोच ज्यादा कट्टर है। असल में कल्टिवेशन का अर्थ है हेवन के आदेश का पालन करना। हम जियो वर्म्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इस दुनिया के महान डाव और उसके नियमों को समझ सकें। हम ब्लेस्ड लैंड को संभालते हैं ताकि हेवन और अर्थ की जगह हम आशीर्वाद बांट सकें और सारे जीवों को समृद्धि दे सकें। इमॉर्टल क्विंग सुओ ने साफ और मधुर आवाज में कहा। लोनर होंगयू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इस मौके पर विवाद नहीं करना चाहता था। यही फर्क था डिमोनिक पाथ और राइचस पाथ की सोच में।
अनादिकाल से इन दोनों दृष्टिकोणों पर बहस होती आई है, लेकिन कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि कौन सा सच के ज्यादा करीब है। गुईवांग हंसते हुए नीचे के गड्ढे की ओर इशारा कर बोला, अर्थली कैलामिटी अब और भी खतरनाक हो गई है। इससे पहले कि लैंड स्पिरिट इन छेदों को बंद कर दे, हमें अब हमला करना चाहिए। ठीक है, लोनर होंगयू ने हामी भरी। गुईवांग, पहले तुम ही वार करो, तीनों अमर परियों ने एकमत होकर कहा। गुईवांग मुस्कराया और एक हरी अंगूर जैसी इमॉर्टल एसेंस बीड निकाली। फिर उसने एक गू वर्म को सक्रिय किया जो उस गड्ढे की ओर उड़ चला, और उसके साथ वो बीड भी थी। वो गू वर्म ब्लेसड लैंड में दाखिल हुआ, लेकिन या तो सप्रेस हो गया या अर्थली कैलामिटी से नष्ट, क्योंकि गुईवांग का उससे संपर्क तुरंत टूट गया। फिर भी गुईवांग की ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस भी लांग या ब्लेस्ड लैंड में चली गई और तुरंत फट गई, जिससे वहां का इमॉर्टल एसेंस भी व्यर्थ हुआ। गू इमॉर्टल्स के लिए हर एक इमॉर्टल एसेंस बीड बहुत कीमती होती है। आमतौर पर वे इन्हें बचाकर रखते हैं और बिना बड़ी जरूरत के खर्च नहीं करते। गुईवांग को आगे बढ़ते देख बाकी चारों ने भी उसकी नकल की और अपनी इमॉर्टल एसेंस बीड भेजी। गुईवांग ने दूसरी बीड फेंकी और बाकी चारों ने भी दूसरी बीड भेजी। जब कोई गू इमॉर्टल मरता है तो वो लैंड स्पिरिट में बदल जाता है, लेकिन अब वो इमॉर्टल एसेंस नहीं बना पाता। जो एसेंस वो छोड़ जाता है वो इस्तेमाल होने पर घटता जाता है। पर यहाँ 4 गू इमॉर्टल्स थे, इसलिए वे संख्या में ज्यादा थे और उन्हें बढ़त थी। लेकिन 100 राउंड गुजरने के बाद भी लांग्या ब्लेस्ड लैंड के पास इमॉर्टल एसेंस बाकी था। गुईवांग के अलावा बाकी सबके चेहरों पर झिझक दिखने लगी। फेरी फेनमेंग के हाथ में बीट थी, लेकिन वो झिझक गई और बोली, वो लॉन्ग हेयर एंसेस्टर रैंक 8 गू इमॉर्टल था। हालांकि वो मर चुका है, पर उसने जो इमॉर्टल एसेंस छोड़ा था वो व्हाइट लिची इमॉर्टल एसेंस था। सो ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस बीड्स भी उसकी एक बीट के बराबर नहीं। गुईवांग की आंखों में अंधेरा चमका और उसने तंज से कहा, किस बात से डर रही हो? लॉन्ग हेयर एंसेस्टर थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल के जमाने का था। अपनी उम्र बढ़ाने के लिए उसने हर जुगत अपनाई। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के समय तक किसी तरह जीता रहा और आखिर में बुढ़ापे से मरा। हाँ, उसने व्हाइट लिची इमॉर्टल एसेंस छोड़ी, पर वो ब्लेसड लैंड स्पेक्ट्रल सोल डीमन वेनरेबल और पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के युग से भी गुजर चुका है। वो पुराना लांग या ग्रोटो हेवन अब गिरकर ब्लेस्ड लैंड बन चुका है। अब उसमें कितना व्हाइट लिची इमॉर्टल एसेंस बचा होगा? शायद बस थोड़ा बहुत डाइल्यूटेड इमॉर्टल एसेंस पेस्ट। लोनर होंगयू हंस पड़ा। गुईवांग ठीक कह रहा है। तुमने अभी की अर्थली कैलामिटी देखी थी ना? लांग्या ब्लेसड लैंड में इतनी सारी रेसिपीज हैं, यहां तक कि कई इमॉर्टल गू रेसिपीज भी हैं। इतनी बड़ी किस्मत खुद में कैलामिटी खींच लाती है। भले ही थोड़ा व्हाइट लिची इमॉर्टल एसेंस बचा हो, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। गुईवांग ने जोश से कहा, इस दुनिया में बहादुरों को इनाम मिलता है और डरपोक भूखे मरते हैं। अभी तक हमने इतना निवेश कर दिया है, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। बस थोड़ा और धक्का लगाओ, जीत शायद बस थोड़ी दूर है। तीनों अमर परियों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर फेरी चिंग सुओ बोली, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इमॉर्टल एसेंस हमने बड़ी मेहनत से इकट्ठा की है, ये ऐसे ही नहीं मिली। चलो ऐसा करते हैं हम और 50 बीड्स फेंकते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर 50 राउंड और चले और अब लांग्या ब्लेसड लैंड अपनी सीमा पर पहुंचने लगी। गुईवांग जोर से हंसा। उसकी हंसी इस बार सभी के कानों में मधुर लगी। पहले जो हंसी उन्हें चुभती थी, अब उसमें उन्हें खुशी सुनाई दे रही थी, जैसे उन्हें इमॉर्टल ड्यू रेसिपीज पास बुला रही हों। 30 राउंड और बीते और चारों अमर जब अपनी इमॉर्टल एसेंस ब्लेस्ड लैंड में भेज रहे थे, तब वो आपस में टकराने लगीं, जिससे एक जबरदस्त श्रृंखला विस्फोट हुआ, लेकिन ब्लेस्ड लैंड में कोई हलचल नहीं हुई। इसका मतलब था कि ब्लेस्ड लैंड का इमॉर्टल एसेंस खत्म हो चुका था। साथियों, मैं पहले जा रहा हूं, गुईवांग हंसते हुए बोला और अपने नीले काले चमगादड़ जैसे पंख फैलाकर गड्ढे में कूद गया, लांग्या ब्लेस्ड लैंड में सबसे पहले प्रवेश करते हुए। अरे नहीं! लोनर होंगयू चिल्लाया और पीछे छूट जाने के डर से वो लाल रोशनी में बदलकर आगे निकल गया। ये डिमोनिक पाथ के गू मास्टर्स सच में चालाक और धूर्त हैं। हुआ है कि तीनों इमॉर्टल्स गुस्से से नाक फुलाते हुए भी तुरंत उसके पीछे उड़ चलीं। जैसे ही तीनों इमॉर्टल्स ब्लेस्ड लैंड में दाखिल हुईं, उन्हें महसूस हुआ कि अब वे आसानी से रैंक 5 जीयू का इस्तेमाल कर सकती हैं। लांग्या ब्लेसड लैंड का इमॉर्टल एसेंस अब सच में खत्म हो चुका है, फेरी हुआंगशा ने उत्साहित होकर कहा। तीनों इमॉर्टल्स बिजली और तूफान की बारिश को पार करते हुए ब्लेस्ड लैंड की गहराई तक पहुंच गईं। लेकिन वहां जो नज़ारा उन्होंने देखा, उसने उन्हें दंग कर दिया। चारों तरफ सफ़ेद बादलों का समुद्र फैला था। उन बादलों के बीच 12 शानदार इमारतें थीं, हर एक बेहद सुंदर और शाही साज सज्जा से भरी हुई, जैसे सदियों की कला उनमें बस गई हो। उनके चारों ओर इमॉर्टल क्रेन्स उड़ रहे थे, फेदरमैन हवा में तैर रहे थे, रंग बिरंगे बादल बह रहे थे और चंदन की खुशबू चारों ओर फैली थी। फेरी चिंग सुओ ने बादलों पर कदम रखा और बोली, ये क्लाउड सॉइल है, जिस पर ऐसे चला जा सकता है जैसे असली जमीन पर।
इसकी मिट्टी तो नश्वर दुनिया की मिट्टी से कहीं ज्यादा उपजाऊ है। फेरी फेन मैंग ने श्रद्धा से कहा, वाकई ओल्ड एंसेस्टर इमॉर्टल के लायक दृश्य है। फेरी हुआंगशा ने प्रसन्नता से कहा जाता है कि इन 12 क्लाउड बिल्डिंग्स के अंदर अनगिनत रेसिपीज छिपी हैं। सोचो, आज हमें उन्हें अपनी आंखों से देखने का मौका मिला है। हा, अब ये सब मेरा है। दूर से गुई वांग की कर्कश आवाज गूंजी, जो उन बादलों के सागर में बनी एक इमारत की ओर उड़ रहा था। लूनर होंग यू भी पास की एक क्लाउड बिल्डिंग की ओर बढ़ चुका था। हुआ है कि तीनों इमॉर्टल्स ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर बिना समय गंवाए तीनों अलग अलग दिशाओं में उड़ चलीं, अपनी अपनी क्लाउड बिल्डिंग की ओर। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।